चलिए स्टार्ट करते हैं। यह वीडियो हम लोग का संसदीय व्यवस्था पार्लियामेंट्री सिस्टम का पार्ट 3 है। इसमें हम लोग संसदीय व्यवस्था के गुण और दोष, यानी जो संसदीय सरकार होती है, संसदीय प्रणाली होती है, उसके गुण और दोष के बारे में डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं संसदीय व्यवस्था के गुण और विशेषताएं उनके, यानी गुण और दोष या विशेषताएं। देखिए, संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका जो सरकार होती है, विधायिका का ही एक अंग होती है और दोनों अपने कार्यों में स्वतंत्र होते हैं, जबकि राष्ट्रपति व्यवस्था में ऐसा नहीं होता है। भारत में जो संसदीय व्यवस्था है, संसदीय प्रणाली है, इसमें सरकार संसद का ही एक अंग है, इसी को कहने की बात कर रहा है यहाँ पे। जबकि जो यूएसए में होता है, उसमें क्या होता है, जो सरकार होती है, जो प्रेसिडेंट होता है, वो अपने कार्यकारिणी यानी अपने परिषद के तहत सरकार चलाता है, जो कि आपका वहाँ के संसद, वहाँ के विधायिका का अंग नहीं होता है। तो ये अंतर हो गया और ये आपका एक तरह से गुण भी हो गया कि संसदीय व्यवस्था में ये गुण होता है कि सरकार संसद का ही एक अंग होती है। देखिए, संसदीय व्यवस्था में दो आपके कार्यकारिणी होती है, ठीक है। जो वास्तविक कार्यकारिणी, वास्तविक प्रशासक होता है, वो होता है संसद, और वो अधिकार देता है अपने में से कुछ पार्ट को, जिसको बोलते हैं सरकार। तो क्या होती है, जो सरकार संसद का ही अंग होता है, यही कहने की बात यहाँ पे कर रही है। ये हो गया आपकी प्रॉपर्टी। दूसरा, जो कार्यपालिका यानी सरकार है, अपने कार्यों के प्रति विधायिका संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। जैसे जो मंत्रीगण होते हैं, मंत्रिपरिषद में शामिल व्यक्ति मंत्री कहलाते हैं। मंत्रीगण विपक्ष के सवालों का जवाब देते हैं और उनको उत्तरदायित्व के कारण जवाब देना ही होगा, ठीक है। वो सवाल से हट नहीं सकते, उनको जवाब देना है, क्योंकि उनका उत्तरदायित्व बना है। उनको शक्तियों के प्रयोग का अधिकार दिया गया है संसद के द्वारा। तो संसद अगर सवाल पूछेगी तो उसका जवाब देना ही होगा, और जवाब में अगर गलत जवाब देते हैं तो उनके प्रति अलग अलग तरह के जो संसदीय प्रक्रिया होती है वो अपनाई जाएगी। तीसरा पॉइंट आता है आपका, संसदीय व्यवस्था में कार्यकारी शक्ति एक समूह यानी मंत्रिपरिषद में निहित होती है, ना कि एक व्यक्ति जैसे पीएम या राष्ट्रपति में, ठीक है। इसको हम लोग स्पष्ट देखेंगे आर्टिकल 74 और आर्टिकल 75 में। इससे निरंकुशता या तनाशाही नहीं हो सकती। देखिए, तनाशाही किस में आती है, जैसे अगर राष्ट्रपति व्यवस्था हो गई या फिर पहले जो राजशाही था, उसमें राजा ही सर्वोच्च शक्ति होता था, अपने मन से कोई भी शक्तियों का यूज कर सकता था। राष्ट्रपति व्यवस्था में भी राष्ट्रपति अपने कार्यकारिणी के तहत पूरे सरकार को चलाती है देश में। जबकि संसदीय व्यवस्था में क्या होता है, जो वास्तविक शक्ति होती है वो मंत्रिपरिषद को दी होती है। मंत्रिपरिषद एक समूह होता है और सदस्यों का, संसद के सदस्यों का, उनके द्वारा ली गई सामूहिक जो डिसीजन होगी वही भारत सरकार का डिसीजन होगी, और उसके प्रतिनिधि जो पीएम और राष्ट्रपति होते हैं संवैधानिक रूप से, वो इनको लागू करवाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे शक्ति एक समूह के बीच में होती है, ना कि किसी पर्सन में, जिससे तनाशाही प्रकृति ना आ जाए। जैसे हिटलर में वो जर्मनी में आपका हिटलर था, सारी शक्ति अपने में निहित कर लिया था। इसमें जो संसदीय व्यवस्था होती है उसमें सत्ता दल जब विश्वास खो देता है तो राज्य का मुखिया राष्ट्रपति विपक्षी दल को सरकार बनाने को आमंत्रित करता है, अर्थात नए चुनाव के बदले वैकल्पिक सरकार का गठन हो सकता है। इसी कारण विपक्ष के नेता को वैकल्पिक पीएम कहा जाता है, क्योंकि वह विपक्षी दल का नेता होता है और उपरोक्त यानी इस विधि से जो सरकार बनता है तो उसमें पीएम वही विपक्षी दल का नेता बनता है। क्या बोल रहा है इस कंडीशन में, समझिए। देखिए, अभी हाल ही में आपका लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव आया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है संसदीय व्यवस्था में, देखिए, अगर प्रधानमंत्री है, इन्होंने डिसीजन ले लिया अपने कैबिनेट के तहत कि राष्ट्रपति को यह सलाह दे कि नए चुनाव कराने हैं, ठीक है। तो क्योंकि वर्तमान में वो प्रधानमंत्री है, इसलिए उनका डिसीजन मानने को बाध्य है राष्ट्रपति। लेकिन जब क्या होता है, अविश्वास प्रस्ताव खो जाता है, यानी सरकार पर संसद को विश्वास नहीं रहता, तो उस स्थिति में क्या होता है, प्रधानमंत्री त्याग पत्र देते हैं। जो पिछले हम लोगों ने पॉइंट पढ़ा था कि अगर किसी वजह से अयोग्यता के कारण प्रधानमंत्री त्याग पत्र देते हैं, हटाए जाते हैं, तो उस स्थिति में अगर प्रधानमंत्री सलाह देते हैं राष्ट्रपति को कि चलिए अब नए चुनाव कराइए, तो राष्ट्रपति बाध्य नहीं है उनके मानने को, क्योंकि राष्ट्रपति तो बाध्य है कैबिनेट की सलाह मानने को, और कैबिनेट में जो डिसीजन या वास्तविक शक्ति होता है वो प्रधानमंत्री में निहित होता है। लेकिन त्यागपत्र की वजह से तो अब प्रधानमंत्री रहे नहीं, इस वजह से राष्ट्रपति अपने स्वविवेक के आधार पर, अगर प्रधानमंत्री हट गए हैं, सरकार गिर गई है, तो
तो विपक्षी दल या फिर जो दूसरा दल है, बहुमत जो सबसे बड़ा दल है, उसे आमंत्रित करता है सरकार बनाने के लिए। अब क्या है, अगर वो दल एक्सेप्ट करता है सरकार बनाने के लिए, तो हम लोग जानते हैं संसद में कि दूसरा जो सबसे विपक्षी दल में सबसे बड़ी पार्टी होती है, उसी की पार्टी का जो रहता है वो विपक्षी दल का नेता कहलाता है। ठीक है ना, अपने में से विपक्षी दल के नेता को चुनते हैं विपक्षी भी। तो जब विपक्षी या दूसरा दल जो सेकेंड सबसे बड़ा दल होता है वो सरकार बनाती है, तो उसकी तरफ से जो पीएम होगा वो हमेशा वही बनेगा जो विपक्षी दल का नेता रहेगा। ठीक है, ये संवैधानिक प्रावधान किया गया। इसी वजह से जो विपक्ष का नेता होता है, जैसे एग्जाम्पल में अभी विपक्ष का नेता आपका मल्लिकार्जुन खड़गे, वो है अधीर रंजन चौधरी है। ठीक है ना, तो अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता तो इस स्थिति में अगर विपक्ष को सरकार बनाने का मौका मिलता तो अधीर रंजन चौधरी ही पीएम बनते। तो देखिए, ये था आपका संसदीय व्यवस्था के कुछ गुण दोष, और इसमें कुछ आपके दोष भी होते हैं, विशेषता भी होती है। विशेषता हम लोगों ने पिछले पार्ट में डिटेल में पढ़ा था। ये भी कुछ खास तरह की विशेषता होती है जिसमें संसदीय व्यवस्था में क्या प्रक्रियाएं होती हैं उसी को विशेषता के रूप में दिखाया गया है। अगले पार्ट में हम लोग देखेंगे संसदीय व्यवस्था और राष्ट्रपति व्यवस्था के बीच में तुलना, ताकि क्लियर हो जाए कि राष्ट्रपति व्यवस्था क्या है, संसदीय व्यवस्था क्या है। ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।